Assalamualaikum dear students, here is Kumail Haider and welcome to the octahedron chemistry classes. प्रीवियस लेक्चर में बेटा हमने क्लास सेकेंड ईयर केमिस्ट्री में कुछ यूजेस ऑफ यू कैन से कंपाउंड्स ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स को डिस्कस किया था और इसमें स्पेशली हमने कैल्शियम कार्बोनेट के जो है यूज हमने देखा इंडस्ट्री के अंदर और स्लेग लाइम की हमने एग्रीकल्चर के अंदर देखा और मेडिसिन के अंदर जो है क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, क्या यूजेस है, इनको हमने डिस्कस किया। आज का हमारा लेक्चर है बेटा थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ ग्रुप टू कार्बोनेट्स एंड नाइट्रेट्स। देखिए कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप टू एलिमेंट्स की अगर हम थर्मल डिकम्पोजिशन देखें तो उनके डिकम्पोजिशन से क्या बनता है ये हमने देखना है और इनकी थर्मल स्टेबिलिटी को बेसिकली हमने स्टडी करना है और इसके ट्रेंड को देखना है। अब जरा देखते हैं कि व्हाट इज मीन बाय या व्हाट इज थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ द ग्रुप टू कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स। ठीक है, तो इसमें हम पहले डिस्कस करते हैं कि इसको जरा डिफाइन करते हैं थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है। थर्मल डिकम्पोजिशन को अगर हम डिफाइन करें तो बेटा क्या है, द breakdown of a compound into two or more simple या simpler substance by means of heat या इसको हम by using of heat भी कह सकते हैं। ठीक है, using heat energy is called thermal decomposition। ठीक है बेटा, the breakdown of a compound into two or more simpler substance by means of heat या by using heat energy is called thermal decomposition। अब यहाँ पे थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स हमें देखना है। तो देखिए बेटा, अगर हम किसी भी ग्रुप टू एलिमेंट्स के कार्बोनेट को अगर हम थर्मली डिकम्पोज करें, they will produce carbon dioxide gas along with the formation of metal oxide। ठीक है, so the carbonates of group 2 elements thermally decomposed to form carbon dioxide and metal oxide। ठीक है, अगर हम इसका रिएक्शन लिखें तो इसका रिएक्शन क्या होगा बेटा, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3। अगर आप मैग्नीशियम कार्बोनेट को डिकम्पोज करें थर्मली अपॉन हीटिंग, ठीक है, और आप इसको हीट प्रोवाइड करें और इसके लिए तकरीबन 540 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रिक्वायर्ड होता है बेटा थर्मली डिकम्पोज करने के लिए। दे विल फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस हुआ है ना बेटा, ये बेसिकली यू कैन से इवॉल्व होगा। अच्छा जी, तो ये थर्मल डिकम्पोजिशन ऑफ क्या है बेटा, कार्बोनेट्स ऑफ यू कैन से ग्रुप टू एलिमेंट्स। बाकी भी इसी तरह से डिकम्पोज होगा, लेकिन हम अभी बाद में इसको डिस्कस भी करेंगे रीजन के साथ ट्रेंड को। और अगर हम डाउन द ग्रुप जाए ना बेटा, तो हमें मजीद हीट देनी पड़ती है इनको डिकम्पोज करने के लिए। ठीक है, डाउन द ग्रुप
down the group, more heat is required. It is required to decompose the carbonates of group 2 elements. ठीक है, यहाँ पे हम इसको फिलहाल के लिए यहाँ पे हम इसको रखते हैं। इसके बाद फिर हम सेकंड नाइट्रेट का देखेंगे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज आपने याद रखनी है बेटा, देखें कि अगर हम ग्रुप 2 कार्बोनेट्स को थर्मली डिकम्पोज करें तो ये बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जो मेटल का ऑक्साइड है उसमें ये कन्वर्ट हो जाता है, और यहाँ पे इसकी थर्मल स्टेबिलिटी जो है ना टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। इसका मतलब ये है कि हमें मजीद हीट रिक्वायर्ड होगी या ज्यादा हीट रिक्वायर्ड होगी किसके लिए बेटा, जो टॉप टू बॉटम अगर हम आ जाए तो उन कार्बोनेट्स को डिकम्पोज करने के लिए। तो आप सिंपली कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। इसी तरह से अगर हम नाइट्रेट्स को ना डिस्कस करें ना बेटा, तो नाइट्रेट्स ऑफ ग्रुप 2 एलिमेंट्स, नाइट्रेट्स of group 2 elements thermally decompose to form a reddish brown gas, a reddish brown NO2 gas, nitrogen dioxide gas, along with the formation of metal oxide and ऑक्सीजन गैस। ठीक है बेटा, अगर हम नाइट्रेट्स को ग्रुप 2 एलिमेंट्स के थर्मली डिकम्पोज करें तो ये क्या प्रोड्यूस करता है बेटा, रेडिश ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करता है, और साथ ही साथ मेटल का ऑक्साइड बनेगा और ऑक्सीजन गैस बनेगा। अगर हम इसका भी एक जनरल रिएक्शन देखें, फॉर एग्जांपल कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 होल ट्वाइस, अगर आप इसको डिकम्पोज करें थर्मली, ठीक है बेटा, यू विल गेट कैल्शियम ऑक्साइड। अगर आप इसको हीट करें क्या बनेगा बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड CaO प्लस NO2 गैस ब्राउन कलर का होगा बेटा, साथ में ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। इसको जरा बैलेंस करें बेटा, अगर आप इसको बैलेंस करें तो कैल्शियम यहाँ पे 1 है, कैल्शियम 1 है बेटा, ठीक है, बैलेंस हो गया। नाइट्रोजन यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दे नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन हो जाएगा यहाँ पे 2 और 2 बैलेंस हो गया। अब ऑक्सीजन देखें बेटा, यहाँ पे कितना 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, कितना हो गया यहाँ पे 6, यहाँ पे कितना है बेटा 2 2 4 4 प्लस 1 5 5, तो यहाँ पे 2 है ना, तो आप यहाँ पे 1/2 लगा दें, ये बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या बनेगा बेटा, यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड ब्राउन कलर का जो है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस और ऑक्सीजन गैस प्रोड्यूस होगा। यहाँ पे भी हम सिंपल कहें तो इसमें भी बेटा मोर हीट इज रिक्वायर्ड to decomposed nitrate of group 2 elements as we move down the group। ठीक है, अगर हम डाउन द ग्रुप मूव करें तो बेटा याद रखिएगा मजीद हमें हीट रिक्वायर्ड होगी, मोर हमें हीट देनी पड़ेगी
जो नाइट्रेट्स है ग्रुप 2 एलिमेंट्स के डिकम्पोज करने के लिए। इसका मतलब भी क्या है, नाइट्रेट्स की भी थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होती है, इंक्रीज होती है। अब हम इसके ट्रेंड्स को डिस्कस करेंगे बेटा, ट्रेंड्स इन थर्मल स्टेबिलिटी। देखिए अगर हम बात करते हैं ना ट्रेंड्स की, तो कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स दोनों की थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम क्या होता है, इंक्रीज होता है। अच्छा, ये थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होने का क्या मतलब है बेटा, मतलब ये कितना हीट बर्दाश्त कर सकता है, बियर कर सकता है विदाउट डिकम्पोजिशन, ठीक है, उसको हम थर्मल स्टेबिलिटी कहते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पे लेट एज्यूम मैग्नीशियम कार्बोनेट को देखें तो ये 540 डिग्री सेल्सियस तक हीट को बियर करता है डिकम्पोज हुए बगैर। जो ही 540 पे पहुंचेगा टेम्परेचर, ये डिकम्पोज हो जाएगा। तो मतलब ये है कि कितना या किस रेंज तक ये टेम्परेचर को या हीट को रेजिस्ट करता है ब्रेक डाउन के बगैर या टूटे बगैर, कितना ये हीट को बर्दाश्त करता है, इसको हम बेसिकली थर्मल स्टेबिलिटी कहा जाता है। अब हम यहाँ पे लिखेंगे बेटा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होंगे इनके, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ क्या है बेटा, कार्बोनेट एंड नाइट्रेट्स ऑफ group 2 elements increase from top to bottom in group। अगर हम ग्रुप में देखें तो टॉप टू बॉटम थर्मल स्टेबिलिटी जो है कार्बोनेट्स और नाइट्रेट्स दोनों की क्या हो जाएगी बेटा, इंक्रीज होती है। अब इसकी रीजन डिस्कस करने से पहले आपकी बुक के अंदर भी ये टेबल बनी हुई है बेटा कि ग्रुप 2 कार्बोनेट्स की जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर है वो मेंशन है, साथ में एंथैल्पी भी दिया हुआ है, लेकिन उसको हम यहाँ पे मेंशन नहीं करेंगे। इसमें ग्रुप 2 कार्बोनेट्स में बेटा अगर हम देखें तो एक है बेटा हमारे पास ग्रुप 2 कार्बोनेट्स में, दैट इज मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, इसी तरह से कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, स्ट्रोंशियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट। अगर हम इनकी जो डिकम्पोजिशन टेम्परेचर देखें ना बेटा, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट की थर्मल डिकम्पोजिशन है, अभी मैंने आपको यहाँ पे भी मेंशन किया था, 540 डिग्री सेल्सियस, और कैल्शियम कार्बोनेट का 900 डिग्री सेल्सियस मेंशन है, 900 डिग्री सेल्सियस। स्ट्रोंशियम का 1280 डिग्री सेल्सियस है बेटा, और बेरियम का 1360 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर मेंशन है। अब इस टेबल में अगर आप जरा देखें तो टॉप टू बॉटम जो है ना, अगर हम मूव करें, मैं इसी टेबल के ऊपर ही मेंशन करूंगा बेटा, अगर हम टॉप टू बॉटम मूव करें ना बेटा, यहाँ पे टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या हो रही है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो रही है। क्या हो रही है बेटा, थर्मली स्टेबल हो रहा है ना, मतलब मोर स्टेबल हो रहा है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है। क्योंकि देखिए ना, अगर आप यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम कार्बोनेट 540 डिग्री पे डिकम्पोज हो रहा है, जबकि बेरियम कार्बोनेट जो है 1360 पे जाके डिकम्पोज हो रहा है। इसका मतलब है कि बेरियम कार्बोनेट ज्यादा हीट को रेजिस्ट करता है डिकम्पोज हुए बगैर। तो ये बेसिकली इसकी थर्मल स्टेबिलिटी है। अब इसके रीजन को डिस्कस करने के लिए ना बेटा मैंने कुछ यहाँ पे पॉइंट्स मेंशन तो कर दिया है, इसको पहले मैं समझाता हूँ, इसके बाद फिर मैं इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ कि इसके अंदर है क्या। लिसन बेटा, देखिए हमारे पास ना बेटा जो भी आयनिक कंपाउंड्स है, ठीक है, उनमें अगर हम बात करें तो एक होता है बेटा केटाइन और दूसरा होता है एनाइन। मैं अज्यूम कर रहा हूं कि दिस इज द केटाइन एंड दिस इज एनाइन। होता क्या है बेटा, केटाइन जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होगी ना बेटा, वो क्या करता है, एनाइन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है ताकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट कर सके। इस फिनोमेना को कहा जाता है पोलराइजेशन। मैं रिपीट करता हूं, यहां पे ऐसा प्रोसेस जिसमें केटाइन
मेटल के टाइन क्या करे, जिसकी ज्यादा चार्ज डेंसिटी हो, ठीक है, वो एनाइन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ शिफ्ट करे, अट्रैक्ट करे। इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, पोलराइजेशन। और मेटल कैटाइन का पावर टू शिफ्ट द या टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ द एनाइन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज नोन एज पोलराइजिंग पावर। ठीक है, मतलब कैटाइन की वो पावर या वो एबिलिटी जिसके जरिए वो क्या करता है, एनाइन की इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स को या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है, उसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर कहते हैं। और एनाइन की एबिलिटी टू शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द कैटाइन इज नोन एज पोलराइजेबिलिटी। इसको हम क्या कहेंगे, पोलराइजेबिलिटी कहेंगे। पहले जरा इसको मैंने यहाँ पे जो लिखा है इसको जरा समझाता हूँ। यहाँ से देखिए, यही जो मैंने अभी आपको समझाया, इसको मैंने वर्डिंग में भी लिखा हुआ है बड़ा सिंपल करके। द प्रोसेस इन विच अ कैटाइन विद हाई चार्ज डेंसिटी attract an anion with low charge density to shift the electron density of anion towards itself is called polarization। इस प्रोसेस को क्या कहेंगे बेटा, पोलराइजेशन कहेंगे। अभी मैंने आपको समझा दिया इसको, ठीक है। और द पावर ऑफ कैटाइन बाय विच इट शिफ्ट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑफ एनाइन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड पोलराइजिंग पावर। इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजिंग पावर कहते हैं, ठीक है। और द एबिलिटी ऑफ एनाइन टू शिफ्ट इट्स इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स कैटाइन इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेबिलिटी। इसको हम क्या कहते हैं, पोलराइजेबिलिटी कहते हैं। अब ये जो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट लिखा है, 3 पॉइंट्स, इसका फायदा क्या होगा अभी आपको समझ आएंगे। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए बेटा जरा, अगर हम पोलराइजेशन फिनोमेना को अगर हम समझे, ठीक है, तो हमारे पास जो यहाँ पे यू कैन से मेटल कैटाइन है ना, ठीक है, मेटल कैटाइन है। इसमें एक मैं थोड़ा सा इसको डायग्रामेटिकली आपको समझाता हूँ बेटा। एक है मेरे पास बेरिलियम, दूसरा है मैग्नीशियम, तीसरा है कैल्शियम, चौथा है स्ट्रोंशियम और बेरियम। मैंने साइज को थोड़ा सा बड़ा करके मैंने बनाया है, ठीक है। अगर आप इसमें जरा देखें तो मैंने साइज को चेंज कर दिया है, ठीक है। अब इसमें ये है बेटा, फॉर एग्जांपल बेरिलियम Be+2, ये वाला Mg+2, ये वाला Ca+2, Sr+2 एंड Ba+2। ये मैंने थोड़ा सा साइज को डिफरेंस करने के लिए यहाँ पे बना दिया है। अब यहाँ पे एक चीज आपने जहन में रखनी है, इसको मैं यहां पे लिखता हूं बेटा, याद रखिएगा, पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन, पोलराइजिंग पावर या पोलराइजेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज डेंसिटी। चार्ज डेंसिटी के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है and inversely proportional to the size of, you can say, cation, size of cation। इसे क्या मतलब है, देखें, जितना ज्यादा चार्ज डेंसिटी बढ़ेगी, ठीक है, मेटल कैटाइन की, उतनी ज्यादा ये पोलराइजेशन ज्यादा कर सकता है, ठीक है। और जितना ज्यादा साइज कम होगा, ये पोलराइजेशन ज्यादा कर सकेगा, ठीक है। इसी तरह से बेटा, अगर साइज बढ़ जाए, साइज इंक्रीज हो जाए, तो इसकी पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। न्यूक्लियस की अट्रैक्शन है ना, उसको जो +2 चार्ज है, सब में +2 चार्ज है, तो इसने क्या करना है बेटा, जो एनाइन की क्लाउड्स है, इलेक्ट्रॉन या डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना है। तो अट्रैक्शन के लिए उसको जितना छोटा साइज होगा उतना वो क्या कर सकेगा, अट्रैक्शन ज्यादा कर सकेगा। अब यहाँ पे देखें तो बेरिलियम+2, मैग्नीशियम+2, कैल्शियम+2, स्ट्रोंशियम+2 और बेरियम+2, इन सब में +2 चार्ज है, लेकिन साइज जो है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो जाहिर बात है बेटा, चार्ज डेंसिटी भी कम हो जाएगी, और दूसरा यहाँ पे पोलराइजिंग पावर भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहां तक मेरे ख्याल में कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए।
एक और चीज भी अगर आप जरा क्लियरली समझे तो यहाँ पे हम एक सिंपल यहाँ पे भी फिनोमेना को समझते हैं बेटा। देखिए अगर कोई हमारे पास स्मॉल केटाइन हो ना, स्मॉल केटाइन, तो ये स्मॉल एनाइन के साथ, स्मॉल एनाइन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएगा, मतलब इनकी जो बॉन्डिंग है ना वो स्ट्रॉन्ग होता है। और अगर कोई लार्ज केटाइन है, ठीक है, लार्ज फॉर एग्जांपल केटाइन है, तो ये लार्ज केटाइन के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है, एनाइन के साथ, सॉरी स्ट्रॉन्ग, लार्ज जो है एनाइन के साथ क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग यू कैन से बॉन्ड बनाएगा, ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड। अब यहां पे अगर आप देखिए तो हमारे पास कार्बोनेट, कार्बोनेट और नाइट्रेट, ये दोनों क्या है बेटा, कार्बोनेट और नाइट्रेट दोनों हमारे पास क्या है, यू कैन से लार्ज एनाइन है। अब लार्ज एनाइन है ये। अब देखिए ये जब लार्ज एनाइन होगा तो इनमें से देखें कि कौन सा केटाइन लार्ज है, ये वाला, तो इसके साथ इन ये कार्बोनेट और नाइट्रेट की जो बॉन्डिंग है ना बेटा वो स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, वो क्या होगा, वो स्ट्रॉन्ग होगा। जबकि बेरिलियम +2 साइज छोटा है, इनका साइज तो बड़ा है, तो ये जो साइज बड़ा होने की वजह से इनकी जो बॉन्डिंग है वो, इनकी जो अट्रैक्शन है वो क्या होगी, वीक होगी, या हम सिंपली कहें तो इसमें पोलराइजेशन ज्यादा होगी। अब पोलराइजेशन ज्यादा का क्या मतलब है, अगर इसके करीब कार्बोनेट या नाइट्रेट में से कोई भी आ जाए, ठीक है, तो ये क्या करेगा बेटा, ये बेसिकली देखिए थोड़ा सा अगर मैं आप इसको डायग्रामेटिकली बनाऊं तो ये क्या करेगा, इसको बहुत ज्यादा डिस्टॉर्ट करेगा। यू कैन से जो हमारा यू कैन से एनाइन होगा, ठीक है, इस एनाइन को बहुत ज्यादा क्या करेगा, ये डिस्टॉर्ट करेगा कार्बोनेट को, ठीक है, फॉर एग्जांपल कार्बोनेट मैंने बनाया, तो ये पोलराइजेशन मतलब इसकी क्लाउड को अपनी तरफ क्या कर रहा है, ये अट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है, मतलब इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करके इसकी जो शेप है इसको डिस्टॉर्ट कर रहा है। लेकिन अगर आप इसके साथ देखें तो इसके साथ जो कार्बोनेट है वो ज्यादा पोलराइज नहीं होगा, वो एज सच रहेगा, इस तरह से कार्बोनेट अट्रैक्ट होगा। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि यहाँ पे हम कह सकते हैं कि लो पोलराइजेशन या नो पोलराइजेशन, यहाँ पे पोलराइजेशन नहीं हो रहा, ठीक है, जबकि यहाँ पे क्या हो रहा है बेटा, हाई पोलराइजेशन, पोलराइजेशन ज्यादा हो रही है, ठीक है। अब ज्यादा पोलराइजेशन होने से क्या होगा, अब मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूं। देखिए अब हमारे पास कार्बोनेट है, तो कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कैसा होगा बेटा, कार्बोनेट का अगर हम स्ट्रक्चर बनाए तो ये ऐसा होता है, कार्बोनेट इस तरह से माइनस और माइनस। अब जो हमारा केटाइन है ना, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं M+2 को इस तरह से लिखता हूँ, M+2 का मतलब इनमें से कोई भी हो सकता है, ठीक है, ये जो आपको नजर आ रही है दिस इज द M+2 ग्रुप 2 केटाइन। क्या करेगा, ये ग्रुप 2 इस इलेक्ट्रॉन को भी अपने साथ अट्रैक्ट करके रखा हुआ है, यहाँ पे इसके साथ भी अट्रैक्शन होगी, इसके साथ भी अट्रैक्शन होगी। अब क्या होगा बेटा, जितना ज्यादा इसकी पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगी ना बेटा, वो क्या करेगा, वो इनकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। एज ए रिजल्ट क्या हो जाएगा, ये जो बॉन्ड है ना बेटा, इनके दरमियान जो बॉन्ड आपको नजर आ रही है, ये बॉन्ड वीक हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। एज ए रिजल्ट ये आसानी से ब्रेक हो जाएगा, आसानी से टूट जाएगा या जल्दी टूटेगा। लेकिन इनके अंदर क्योंकि पोलराइजिंग पावर इनकी कम है, तो क्या होगा बेटा, ये जो आपके पास अट्रैक्शन है या यहाँ पे जो आपको नजर आ रही है पोलराइजेशन कम होगी, तो ये वाला बॉन्ड उतनी आसानी से नहीं टूटेगी। तो यहाँ पे आप सिंपली कह सकते हैं कि थर्मल स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम अगर हम देखें तो इंक्रीज इसलिए होता है क्योंकि जो केटाइन है उसकी पोलराइजिंग पावर क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, या पोलराइजेशन ऑफ दी यू कैन से केटाइन क्या हो जाएगी, कम हो जाती है। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि इसमें
इट इज बिकॉज, हम यहाँ पे सिंपल कह सकते हैं कि बेटा इसका रीजन क्या है, इट इज बिकॉज द पोलराइजेशन पावर, या सिंपल इसको हम पोलराइजिंग पावर भी कह सकते हैं, पोलराइजिंग पावर ऑफ केटाइन decrease down the group due to increase in size, ठीक है, increase in size and decrease the charge density, ठीक है, increase in size and decrease the charge density या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यहाँ पे डिक्रीज हो जाती है, ठीक है बेटा। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, जब बेटा देखिए पोलराइजेशन कम हो जाएगी, ठीक है, पोलराइजेशन पावर कम हो जाएगी मेटल के टाइम की, तो क्या होगा बेटा, वहां पे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा, ठीक है। हेंस क्या होगा बेटा, अ स्ट्रॉन्ग electrostatic force of attraction is operate या is developed, ठीक है, इसमें डेवलप्ड होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। अगर हम ऑर्डर लिखे ना बेटा, ऑर्डर ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी लिखे, ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी अगर हम लिखे इसकी, तो बेटा याद रखिएगा ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी को अगर हम यहाँ पे टॉप टू बॉटम लिखे, तो कार्बोनेट की केस में क्या होगा बेटा, क्या होगा यहाँ पे, बेरिलियम कार्बोनेट, इसके बाद मैग्नीशियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, स्ट्रॉन्शियम कार्बोनेट और बेरियम कार्बोनेट, इनकी थर्मल जो स्टेबिलिटी है वो क्या होगा बेटा, वो ऐसा होगा। सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल बेरियम कार्बोनेट, सबसे लीस्ट स्टेबल जो है बेरिलियम कार्बोनेट होगा। इसी तरह से अगर हम नाइट्रेट्स को देखें, तो बेरिलियम नाइट्रेट, ठीक है, इसके बाद मैग्नीशियम नाइट्रेट, कैल्शियम नाइट्रेट, स्ट्रॉन्शियम नाइट्रेट, ठीक है, और बेरियम नाइट्रेट, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास भी अगेन सेम इसी तरह से ऑर्डर आएगा, ठीक है, सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी इसकी होगी। यहाँ पे भी एक मैं नोट की शक्ल में लिखता हूँ बेटा, यहाँ पे भी एक पॉइंट आपने याद रखनी है, और वो ये है कि ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर की अगर हम ऑर्डर देखें ना बेटा, या पोलराइजेशन पावर की अगर हम ऑर्डर देखें, तो यहाँ पे टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो जाती है, और सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पावर बेरिलियम +2 की होती है, देन मैग्नीशियम +2, देन कैल्शियम +2, स्ट्रॉन्शियम +2 एंड बेरियम +2। तो ये बेसिकली ऑर्डर आएगा बेटा इस तरह से, ठीक हो गया। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें जी। आई होप सो बेटा आप तमाम बच्चों को समझ आ गए होंगे। इसको मैं क्विकली एक दफा रिवाइज कर देता हूं ताकि आपको ये समझ आ जाए। देखिए, हमने थर्मल डिकम्पोजिशन डिस्कस किया बेटा। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होती है? थर्मल डिकम्पोजिशन बेसिकली द ब्रेकडाउन ऑफ कंपाउंड इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंस, मतलब किसी भी कंपाउंड को 2 या 2 से ज्यादा सिंपलर सब्सटेंस के अंदर डिकम्पोज करना या ब्रेक करना, ठीक है, डिवाइड कर देना बाय यूजिंग हीट एनर्जी या बाय यूजिंग सिंपल हीट इज नोन एज
थर्मल डिकम्पोजिशन। कार्बोनेट की डिकम्पोजिशन से क्या बनता है बेटा, मेटल ऑक्साइड बनता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है। इसी तरह से नाइट्रेट के अंदर क्या बनेगा बेटा, नाइट्रेट के अंदर भी मेटल ऑक्साइड बनता है, साथ में ब्राउन कलर का या रेडिश ब्राउन कलर का नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस होता है अलोंग विद ऑक्सीजन गैस। ठीक है, इसके बाद हमने इनकी ट्रेंड्स देखा थर्मल स्टेबिलिटी का। तो थर्मल स्टेबिलिटी का जो ट्रेंड है वो टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। ठीक है, थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। यहाँ पे एक एग्जांपल के तौर पे टेबल भी दिया है, इस टेबल के अंदर भी आपको समझ आ जाएगा कि भाई थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज होता है। इसकी रीजन मैंने आपको बड़ा आसान करके समझा दिया। ये जो पॉइंट्स मैंने आपको लिखा है इन तमाम को समझाने के लिए पॉइंट सारा लिखा है। एक सिंपल पॉइंट आपने याद रखनी है कि जितनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी ना बेटा इनके अंदर, उतनी कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा पोलराइजेशन होगी उतनी कम थर्मल स्टेबिलिटी होगी। तो यहाँ पे पोलराइजेशन टॉप टू बॉटम अगर आप देखें तो पोलराइजेशन टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। तो जो टॉप टू बॉटम जब डिक्रीज हो जाएगी तो थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अब टॉप टू बॉटम क्यों डिक्रीज होती है, तो मैंने आपको बता दिया कि जो पोलराइजेशन फिनोमेना है ना, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें मेटल के टाइम क्या करता है, जिसकी चार्ज डेंसिटी ज्यादा होती है वो एनाइन को अट्रैक्ट कर देता है ताकि उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, शिफ्ट कर सके, अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सके, या इस प्रोसेस को बेसिकली हम क्या कहते हैं, पोलराइजेशन कहते हैं। अब पोलराइजेशन पावर टॉप टू बॉटम क्यों यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे साइज इंक्रीज हो रहा है। जब साइज इंक्रीज हो जाएगा तो चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी, जब चार्ज डेंसिटी कम हो जाएगी तो पोलराइजेशन कम हो जाएगी। जब पोलराइजेशन कम होगा तो इन दोनों के दरमियान जो कैटायन और एनायन के दरमियान जो अट्रैक्शन है वो स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो उसको तोड़ने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। अब यहाँ पे अगर आप और से जरा देखें तो पोलराइजिंग पावर जो है टॉप टू बॉटम डिक्रीज हो रही है। ठीक है, साइज इंक्रीज होने की वजह से। और यहाँ पे अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने याद रखनी है बेटा, कि ज्यादा पोलराइजेशन होने से क्यों थर्मली अनस्टेबल है, तो आप इसके लिए भी सिंपल कह सकते हैं, जितना ज्यादा देखिए पोलराइजेशन होगी तो जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अट्रैक्ट होगा टुवर्ड्स द मेटल कैटायन, तो जो बॉन्ड है ना, जो कोवेलेंट बॉन्ड है इन कार्बोनेट्स और जो नाइट्रेट्स के अंदर, वो क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, वो जो है वीकन हो जाएगा। एज ए रिजल्ट वो जल्दी टूट जाती है। अगर पोलराइजेशन कम हो तो ये वाली बॉन्ड इतनी आसानी से नहीं टूटता, इसके लिए ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है। देयरफॉर थर्मल स्टेबिलिटी इंक्रीज फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है, तो बाकी यहाँ पे ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी भी हमने डिस्कस किया, कार्बोनेट्स के भी और नाइट्रेट्स के भी। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है बेटा। अगर किसी बच्चे का कोई सवाल है या कोई बात समझना ये हो तो आप लाजमी कमेंट सेक्शन में सवाल करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहां पे आंसर करूंगा। बाकी अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।